साथियों नमस्कार। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार ने इतिहास रच दिया। यानी 1931 के बाद ये पहला अवसर है लगभग 93 ईयर्स के बाद जब किसी राज्य ने जातिगत आंकड़े जारी किए हैं। और आज़ाद भारत में बिहार पहला राज्य है जिसने जातिगत जनगणना कराकर उसके आंकड़े जारी किए। और आप जानते हैं कि यहाँ जो आंकड़े जारी किए हैं, आंकड़े जारी होते ही बिहार ही नहीं पूरे देश में भूचाल आ गया। कहाँ तो कमंडल की राजनीति चल रही थी देश में, लेकिन अचानक सामाजिक न्याय का फलसफा शुरू हो गया। आप जानते हैं कि 60 के दशक में, देखिए पुराने लोग कितने विद्वान होते थे, कितने काबिल होते थे। 60 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने नारा दिया था कि संसो पाने बांधी गांठ और पिछड़े पामे 100 में 60। यानी लोहिया जी ने नारा दिया, लेकिन सहसा लोगों को विश्वास नहीं हुआ 60 के दशक में कि क्या पिछड़ों की संख्या 60% होगी। लेकिन लोहिया जी के पास कोई पेपर नहीं था, कोई कागज नहीं था, सब जबानी जमा खर्च था। आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए सबकी, अगड़े पिछड़े, दलित, SC ST OBC सबकी जनगणना कराकर सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सबको बता दिया है कि देखिए ये है। और लोहिया जी ने जो 60 के दशक में जो बात कही थी कि पिछड़े पामे 100 में 60, पिछड़ों की संख्या 63.13% आई है, यानी 60% से ज़्यादा। इसका मतलब है कि लोहिया जी 60 के दशक में जो बात कह रहे थे वो 2023 में सच साबित हुई। आप जानते हैं कि 7 अगस्त 1990 को इस देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी VP सिंह ने 2 घोषणाएं की थी। एक घोषणा ये थी कि मैं OBC को 27 नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी इसमें जोड़ा कि अगले 200 साल तक इस देश की, भारत की राजनीति मंडल कमीशन के इर्द गिर्द घूमेगी। यानी मंडल के इर्द गिर्द घूमेगी, मंडल के चक्कर लगाएगी, मंडल से अलग नहीं जा पाएगी। और आज वही हो रहा है। आज सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस सिर चढ़ करके बोल रहा है। जो पार्टियां 80 बनाम 20 का नारा दे रही थीं, वो पार्टियां बैकफुट पे आ गई हैं। और ये आंकड़े जो निकल करके आए हैं वो 85 बनाम 15, वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि ये लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं है, 85 बनाम 15 की लड़ाई है। 85% वो लोग हैं जो वंचित हैं, शोषित हैं, जिनको हक और अधिकार से वंचित किया गया है, जिनके पास न जर है, न जायदाद है, न ज़मीन है, न शिक्षा है, न रक्षा है, न संपत्ति है, कुछ नहीं है। तो 85% के जो लोग हैं वो जो सामाजिक न्याय की आस में बैठे हैं, हाशिए के लोग हैं। लेकिन राज कौन कर रहा है? 2% लोग राज कर रहे हैं। और 85% का काम क्या है? इनका काम है केवल वोट देना और उसके बाद अपने घर बैठ जाना। शासन सत्ता में इनकी कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन शासन सत्ता की भागीदारी देने के लिए 2 जून 2022 को नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया। हालांकि इसमें तमाम रोड़े भी आए। कभी मामला हाई कोर्ट में गया, कभी सुप्रीम कोर्ट में गया। तमाम जो प्रतिक्रियावादी ताकतें थीं, जो नहीं चाहती थी कि ये जनगणना हो, वो कोर्ट चली गई। लेकिन अंततोगत्वा सरकार की जीत हुई और सरकार ने ये आंकड़े प्रस्तुत किए। आंकड़े प्रस्तुत करते ही
लोगों की जुबान बंद हो गई कि ये क्या हो गया, और वही वातावरण पैदा हो गया जो मंडल कमीशन लागू करते समय हुआ था। ये मंडल पार्ट 2 है और नीतीश कुमार दूसरे बीपी सिंह बन करके अब उभरे हैं। इन आंकड़ों की चर्चा खाली बिहार में नहीं हो रही है बल्कि पूरे देश में हो रही है। तो साथियों, एक लंबे अरसे से जातिगत जनगणना कराए जाने की सरकार से बराबर विपक्ष के जो नेता लोग हैं मांग करते रहे, लेकिन सरकार और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दबाव में ओबीसी की जनगणना कराए जाने से बचती रही है। क्या कारण है कि ओबीसी की जनगणना नहीं कराना चाहते? कौन से कारण हैं कि ओबीसी की जनगणना कराने से भूचाल आ जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं? क्योंकि जब पता लग जाएगा कि ओबीसी की इतनी संख्या है तो वो लोग ये चाहते हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, बात ढकी रहे, दबी रहे, पता न लगे कि ओबीसी की संख्या कितनी है। लेकिन इस बिहार की नीतीश सरकार ने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी कि आप जो अब ये 52% नहीं, 55% नहीं, अब ये 60+ है। कौन सा कारण है? राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बाकायदे घोषणा की, जो गृह मंत्री थे उस समय 2018-19 में, और ये कहा था कि हम 2021 में ओबीसी की जनगणना कराएंगे। लेकिन 2021 आ गया, 22 आ गया, 23 आ गया, लेकिन जनगणना नहीं हुई। बराबर मांग हो रही है कि साहब ओबीसी की जनगणना कराई है, ओबीसी की जनगणना कराई है, लेकिन सब कुछ हो रहा है और सबसे ज़्यादा अगर हकमारी हो रही है तो ओबीसी की हो रही है। यानी आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है, लेटरल एंट्री से नियुक्तियां हो रही हैं, निजीकरण किया जा रहा है, पीएसयू बेचे जा रहे हैं, संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं, लाखों नौकरियां, लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एलआईसी हो या और कोई डिपार्टमेंट हो। तो आखिर ओबीसी के लोग ये समझ रहे थे कि चूँकि बैकवर्ड क्लास के भाई हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं, पद पे आए हैं, तो अब तो वो नौकरियां तो देंगे ही बल्कि बैकलॉग का कोटा भी देंगे। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ उल्टा हो रहा है। आरक्षण लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अब सामाजिक न्याय का सूरज दोबारा से उदय हो रहा है। आप जानते हैं कि एनडीए के ये मांग जो बिहार में है, उत्तर प्रदेश के भी जो बिहार के जो आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश के भी कमोबेश वही आंकड़े हैं। अगर उत्तर प्रदेश में जनगणना करा ली जाए तो उत्तर प्रदेश के भी कमोबेश वही आंकड़े आएंगे। एनडीए में उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि निषाद पार्टी है, अपना दल एस है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। अब मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि ये जो तीनों नेता लोग हैं, इनका जो स्टेटमेंट आया है, ये कह रहे हैं कि हम भी ओबीसी की जनगणना कराए जाने के लिए पूरी तरह फर्म डिटरमिन है, हम भी उसके पक्ष में हैं। तो सवाल इस बात का है कि एनडीए के घटक दल के जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, अब वो भी इस चीज़ को कह रही हैं कि भाई जनगणना होनी चाहिए ओबीसी की। तो ये जो स्थिति है, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली स्थिति है। साथियों, ये जो जनगणना के आंकड़े आए हैं, अब इससे परिलक्षित हो रहा है कि अब ओबीसी कह रहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है। और नीतीश कुमार जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उन्होंने किसी जाति को नहीं छोड़ा, सारी जातियों के आंकड़े एकदम स्पष्ट रूप से शीशे की तरह सामने आ गए हैं। अब जो 85% के जो लोग हैं उन पर राज 2% लोग कर रहे हैं। और जब ये 85% में से जो जातियां थी या ओबीसी की जो जातियां थी, जब राजपाट में भागीदारी के लिए जाती थी, अरे भाई आपकी आबादी कितनी है, आप हैं ही कितने, ये कह दिया जाता था। अब तो ओबीसी के लोग कह रहे हैं कि भैया आप कितने हो, आपका आंकड़ा भी तो आ गया है सामने। तो अब यही जो चीज़ थी, इसी के कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती थी। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बहुत दिन तक हक और हुकूक से अब इन जातियों को वंचित नहीं किया जा सकता। साथियों, देश सबका है, जितना उनका है
उतना हमारा है। अब आप इनको इनके हक और अधिकारों से बहुत दिन तक वंचित नहीं कर सकते। सामाजिक न्याय का फलसफा शुरू हो चुका है, जातीय ध्रुवीकरण शुरू हो चुका है। भले ही वो 2% लोग कहें, 3% लोग कहें कि भैया जाति ध्रुवीकरण चिंता का विषय है, लेकिन नहीं, अब कमंडल पर मंडल भारी पड़ रहा है। साथियों, आगे आने वाला जो समय है वो मंडल का आ रहा है। और वो वीपी सिंह की जो बात थी, जो उन्होंने 90 के दशक में कही थी कि 200 साल तक इस मंडल कमीशन के इर्द गिर्द इस देश की राजनीति घूमेगी। निश्चित रूप से वो समय है कि अब मंडल की राजनीति यानी मंडल पार्ट 2 अब दोबारा शुरू हो गया है और जातियों में चेतना पैदा हो गई है। और ये जो आंकड़े आए हैं, इसका ओबीसी के लोग, SC ST ओबीसी के लोग पूरे देश में इन आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, अपनी जात की गिनती को देख रहे हैं कि हमको तो हमेशा अधिकारों से वंचित रखा गया। न तो भैया हम विधानसभा में हैं, न लोकसभा में हैं, न जिला पंचायत में हैं, न नगर में हैं, हम तो कहीं नहीं हैं। और 1-1, 1.5% वाले लोग जो है वो ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं। अब अंधेरगर्दी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, बहुत दिन तक अंधेरगर्दी नहीं चलेगी। अब ये क्लियर हो चुका है कि लड़ाई अब पाला खींच करके होगी, और लड़ाई 80 बनाम 20 की नहीं, लड़ाई 85 बनाम 15 की होगी। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।